हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, सितंबर 11 स्पेस और डिफेंस से गलियारे से चलिए एक एक करके जान लेते हैं। पहली खबर की अगर बात करते हैं तो वारी है उत्तराखंड और चीन को लेकर। भारत और चीन के बीच 6 जून को होने वाली अहम बैठक से पहले ही ड्रैगन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन बातचीत से पहले भारत पर दबाव बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने अब उत्तराखंड में भारत के द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे में सुधार पर आपत्ति जताई है। चीनी सेना ने लिपुलेख क्षेत्र में सीमा के पास किए जा रहे काम पर आपत्ति उठाई है, जो मानसरोवर यात्रा के लिए भारत की तरफ से बनाई जा रही है। इससे पहले नेपाल ने लिपुलेख दर्रे में जो नई सड़क बनाई थी उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। सूत्रों के अनुसार चीन ने भारतीय सीमा के अंदर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए अस्थायी आश्रम स्थल पर भी आपत्ति जताई है। ये आश्रय मानसरोवर यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं, जो मानसरोवर यात्रा करने वाले लोगों को अत्यधिक ठंड, बारिश या फिर चिकित्सा सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा कि चीन ने लिपुलेख दर्रे के लगभग 200 मीटर करीब सड़क पर निर्माण किया है, जहां उन्होंने अपने संचार और निगरानी उपकरण रखे हैं। चीन ने फिंगर 4 और गलवान घाटी में भारतीय सड़क निर्माण पर भी आपत्ति जताई। बाद में उत्तराखंड पर भी आपत्ति जता दी है। 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को 3 क्षेत्रों यानी कि पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में विभाजित किया गया है और उत्तराखंड मध्य क्षेत्र में आता है। सूत्रों का कहना है कि ये क्षेत्र शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन लद्दाख में मई के गतिरोध के बाद चीन की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है। 8 मई को भारत ने लिपुलेख दर्रे की सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद चीनियों ने अपनी गश्त वहां पर बढ़ा दी और भारत ने भी यहां पर अपनी सेना की तादाद को बढ़ा दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी चीन की तरफ से कल जो है मीटिंग होने वाली है दोनों देशों के बीच में, और उसके बाद ही कई नतीजे अब निकल कर सामने आ सकते हैं। अगर नतीजा बेनतीजा निकलते हैं तो युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और ऐसे में दोनों ही देशों के बीच में युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। यानी कि उत्तराखंड में भी अब चीन की आपत्ति दर्ज कराना एक, आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए चुनौती है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के रक्षा समझौते को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत अपने P-8I विमानों के लिए अमेरिका से US हार्पून मिसाइलें लेगा। 13 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा संयुक्त एजेंसी यानी कि DSCA ने घोषणा की कि भारत को 2 मुख्य हथियार दिए जाएंगे बिक्री के लिए। आपको बता दें कि इन 2 हथियारों में जो बिक्री के लिए जिसमें समझौता हुआ है वो है AGM-84L एयर लॉन्च की गई हार्पून एंटीशिप मिसाइल और MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो। हालांकि ये बिक्री काफी छोटी मानी जा रही है, केवल 10 हार्पून्स और 16 MK-54S भारत अमेरिका से लेगा और इसमें अभ्यास टॉर्पीडो पैकेज भी शामिल है। हथियारों को पूरी तरह से भारत में P-8I मैरीटाइम पेट्रोल विमान के बेड़े में उपयोग करने के लिए बनाया गया है, जिससे विमान की निगरानी क्षमता और स्ट्राइकिंग क्षमता बढ़ जाएगी। भारत इन्हें छोटी संख्या में इसलिए ले रहा है क्योंकि भारत खुद P-8I पर अपनी खुद की टॉर्पीडो और एंटीशिप मिसाइलों को एकीकृत करेगा। लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि बिक्री किस माध्यम से होगी, क्योंकि अमेरिका की DSCA की घोषणा का मतलब अभी ये नहीं है कि ये बिक्री पूरी तरह से होगी। यानी कि इस बिक्री के लिए कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत का DRDO अपनी खुद की लाइट टॉर्पीडो जिसका नाम शाइना है उसे बना चुका है। शाइना को जुलाई 2019 में म्यांमार नौसेना को भी वितरित किया गया था और ये भारतीय नौसेना में भी है। हालांकि भारत कुछ समय के लिए अपने P-8 विमानों के लिए अमेरिका की इन दोनों हथियारों को लेगा, क्योंकि अभी DRDO के पास अपने खुद के डिजाइन को एकीकृत करने के लिए समय बचा हुआ है। आपको बता दें कि भारत के पास अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भी है, जो कि काफी बड़ी मिसाइल मानी जाती है और संभावना है कि P-8I के साथ इसे एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट होने में कई तकनीकी कठिनाइयां हो सकती है, जबकि ब्रह्मोस को सुखोई 30 MKI पर एकीकृत किया गया है। इस प्रक्रिया में भी लंबा समय लगा है और केवल हाल ही में ये पूरी हो पाई है। यानी कि भारत अपने P-8I विमानों के लिए भी कहीं ना कहीं ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने की सोच रही है, और बहरहाल भारत ने बहुत ही कम मात्रा में अमेरिका से ये 2 हथियार खरीदने की बात जो कही है वो इसलिए भी जरूरी है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत हो सके, लेकिन साथ ही साथ भारत की जो DRDO है वो भी अपनी टॉर्पीडोज और इस तरीके की मिसाइलों को बना रही है। अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है माइक्रो रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को लेकर। भारत अपनी पैदल सेना के लिए माइक्रो रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे कि माइक्रो RPAS कहा जाता है, यानी कि टाइप B को खरीदने के लिए 2021 तक एक टेंडर जारी करेगा, जिसमें 150 माइक्रो RAPS खरीदे जाएंगे। माइक्रो RAPS
टाइप बी का उपयोग भारतीय सेना के पैदल सैनिकों को उनके परिचालन क्षेत्र में जागरूकता के लिए और विशेष बलों के कमांड द्वारा उनके अभियानों के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सितंबर 2016 में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हुआ था। भारतीय सेना ने माइक्रो आरपीएस का प्रयास किया। सेना द्वारा जारी किए गए विभिन्न विशेष ऑपरेशनों में शामिल दस्ते और टुकड़ी की जागरूकता बढ़ाने के लिए दिन और रात के संवेदनशील स्थानों में एक हल्के वजन वाले हवाई निगरानी प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी था और ये आरएफआई सेना के अनुरोध पर ही जारी किया जा रहा है। सेना ने निर्धारित किया है कि माइक्रो आरपीएस होंगे वो पोर्टेबल होंगे और इन्हें एक ही सैनिक के द्वारा संचालित किया जा सकता है। सिस्टम में 5 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल क्षमता होनी चाहिए, जिसका वजन 6 किलोग्राम से अधिक ना हो और इसका इंड्योरेंस टाइम यानी कि ये 60 मिनट तक काम कर सके। इस सिस्टम को फोल्डेबल और मैन पैक के आधार पर ले जाने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। आरपीएस है, ये दिन और रात का लक्ष्य पता लगाने में भी सक्षम होने चाहिए। सिस्टम में एक दिन का कैमरा और एक रात का कैमरा भी होना चाहिए। सिस्टम को वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मोड में लॉन्च किया जाना चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सीडीएस जनरल विपिन रावत जी ने अभी कुछ हफ्ते पहले एक विवाद वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू जेट को बदलने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो कि स्थानीय स्तर पर बनाए जाएंगे। यानी कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर एलसीए तेजस के डेवलपमेंट की बात कही थी और एमएमआरसीए को रद्द करने के लिए कहा था, लेकिन जल्द ही उनके बयानों को वायुसेना ने रद्द कर दिया। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी ने बाद में ये बात स्पष्ट की कि एलसीए तेजस एक लाइट वेट क्लास फाइटर होने के नाते ये एमएमआरसीए की आवश्यकताओं को नहीं बदल सकता है और राफेल क्लास के फाइटर जेट के लिए अभी हमें आवश्यकता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स 83 तेजस MK-1A, 100 तेजस MK-2 और एक अन्य अधिग्रहण करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ेगा। अगले 2 दशकों में 100 AMCA अपने वर्तमान बेड़े को स्थानीय रूप से विकसित लड़ाकू जेट के साथ बदलने के लिए होंगे, जबकि MMRCA जो टेंडर है उसमें अभी भी 114 जेट प्राप्त करने का मामला है। इस साल की शुरुआत में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए ने भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैरियर आधारित संचालन के लिए 24.5 टन का ट्विन इंजन फाइटर जेट विकसित करने की पेशकश की थी और 2030 से रूसी विकसित MiG-29 के बेड़े की जगह इन्होंने लेनी है। एडीए का दावा है कि 2026 में यानी कि TETBF उनका फाइटर जेट उड़ान के लिए तैयार होगा और 2030 में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और इसके बाद इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एडीए, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस मीटिंग में भाग लिया था, जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स जल्द ही इस परियोजना पर आ सकती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तेजस MK-1A और MK-2 उस पर पूरी तरीके से ध्यान दे रही है, लेकिन TEDBF को तेजस MK-2 और AMCA से कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, जो दोनों उस समय बहुत सक्रिय कार्यक्रम होंगे और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों विमानों के बीच चयन कर सकती है। यदि किसी भी अवसर पर MMRCA की जो डील होती है वो रद्द होती है, तभी भारतीय वायुसेना इन दोनों प्रोग्राम में से किसी एक को चुन सकती है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है ITBP को लेकर। चीन के साथ तनाव के बीच ITBP ने गुरुवार को चंडीगढ़ और गुवाहाटी में 2 कमांड मुख्यालय स्थापित करने का आदेश जारी किया है। चंडीगढ़ मुख्यालय के नेतृत्व IG रैंक के अधिकारी करेंगे, जो ADG के रूप में काम करेंगे और लद्दाख, लेह और श्रीनगर क्षेत्रों की देखभाल करेंगे, जबकि गुवाहाटी सेक्टर उत्तर पूर्वी भागों की देखभाल करेगा। पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 60 अतिरिक्त पदों के साथ ITBP के 2 नए मुख्यालयों को मंजूरी दी थी। कैबिनेट द्वारा ADG के 2 नए पदों को मंजूरी दी गई है। ITBP चीन के साथ लगती 3400 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की रखवाली के लिए जिम्मेदार है। हाल ही के हफ्तों में चीन के हेलीकॉप्टरों ने 2 बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। ITBP ने अपनी चौकसी यहाँ पर बढ़ा दी है कि दोनों नए मुख्यालय चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की देखभाल करेंगे। DG ITBP SS देसवाल ने कहा है कि चंडीगढ़ और गुवाहाटी में 2 कमांड मुख्यालय स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी के बाद ही इन प्रतिष्ठानों को तत्काल क्रियाशील बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और अमेरिका और G7 को लेकर। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को G7 में शामिल करने का नियंत्रण देने पर चीन अब तिरमिला उठा है। चीन ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के G7 का विस्तार करने, G11, G12 में शामिल किए जाने पर सकारात्मक जवाब दिया है। चीन ने एक तरह से धमकाने के अंदाज में कहा है कि G7 के विस्तार की योजना में शामिल होने की कोशिश अगर भारत कर रहा है तो वो एक तरह से आग से खेल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अमेरिका की G7 के विस्तार की जो विचारधारा है वो जियोपॉलिटिकल गणित पर आधारित है। इसका मकसद चीन की घेराबंदी करना है। अमेरिका भारत को G7 में इसलिए शामिल करना चाहता है क्योंकि भारत न केवल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि भारत अमेरिका की
इंडो पैसिफिक रणनीति का एक अहम स्तंभ भी बन चुका है। चीन को इंडो पैसिफिक इलाके में संतुलित करने के लिए अमेरिका लंबे समय से भारत में अपनी भूमिका बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल है। और अब डोनाल्ड ट्रंप इसका विस्तार कर रहे हैं और इसे G11 या G12 बनाना चाहते हैं। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को शामिल करने की योजना है। रूस को शामिल करने को लेकर अभी विवाद बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद,